जी अस्सलाम वालेकुम to all the students. As you all know that from today onwards we will be starting our revision from chapter 1, and due to some issues Dr. Sona couldn't make it today, so I will be delivering some part of her lecture today. So this is the topic that we will be covering, that is structure of the oral tissues. And before I go to the learning objective, जो जिन स्टूडेंट्स ने फर्स्ट डे से ज्वाइन किया था उनको पता होगा कि मेरे जो फर्स्ट लेक्चर है उसमें बड़ा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन था रिगार्डिंग द सब्जेक्ट. ठीक है, जस्ट टू गिव यू अ नो हाउ दैट व्हाट योर सब्जेक्ट इज ऑल अबाउट and why you are studying this subject in this field. So you may not find these first few slides in your book, but these are just here to give you an understanding of this subject to all the students. You might not need to remember them as a part of your course, but you still need to have an idea that what your subject is all about and why you go through this as one of your part of your first year subject. So whenever you are going to join the first year BDS course, the only subject related to dentistry is oral biology and tooth morphology. So the what is oral biology specifically? How we can define this is that it is a diverse area of scientific research that includes the craniofacial development, molecular biology and genetics, biochemistry, oral physiology and इम्यूनोलॉजी और ओरल इम्यूनोलॉजी. ठीक है, तो ये जो ओरल बायोलॉजी है उसमें आप इन हेडिंग्स के नीचे जो है वो सारे जो अपना कोर्स है उसको कवर कर रहे हो. ठीक है, सो दीज आर द मेजर कंपोनेंट्स दैट यू बेसिकली स्टडी इन डिफरेंट वेज विद इन योर फील्ड. ठीक है, आपको स्पेसिफिकली बताया नहीं जाएगा. जैसे कि फर्स्ट टर्म है दैट इज द क्रेनियोफेशियल डेवलपमेंट. ठीक है, अब क्रेनियोफेशियल डेवलपमेंट में क्या होता है कि व्हेन यू स्टार्ट अप विद ओरल एम्ब्रियोलॉजी, ठीक है, क्रेनियोफेशियल डेवलपमेंट हैज ऑल टू डू विद द टॉपिक दैट इज आल्सो नोन एज द ओरल एम्ब्रियोलॉजी, जिसमें आप क्या पढ़ रहे होते हो, also not only the tooth development but also the development of the facial structures, जिसमें आपका हेड रीजन आ जाता है, आपकी फेशियल बोन्स आ जाती हैं. ठीक है, maxilla, mandible, head. ठीक है, so all the development of all these structures, this comes under the heading of the craniofacial development. Next you come to the molecular biology. molecular biology क्या होती है कि आपको पता है कि आपके जितने भी structures हैं बॉडी में, अगर आप स्पेसिफिकली ओरल कैविटी में भी देखें, जो इनेमल है, डेंटिन है, पल्प है, ठीक है, या ओरल म्यूकोजा है, इन सब के अपने अपने जो है वो सेल्स होते हैं. ठीक है, दे डेवलप फ्रॉम डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स. ठीक है, तो जो सेल्स की स्टडी होती है, हाउ द सेल इज गोइंग टू लुक लाइक एंड हाउ द डिफरेंट मॉलिक्यूल्स दे एंटर एंड दे एग्जिट द सेल. ठीक है, उस स्टडी को आप कहते हो द मॉलिक्यूलर बायोलॉजी. इस मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में आपको पता चलता है कि एट माइक्रोस्कोपिक लेवल कौन कौन से डिफरेंट मॉलिक्यूल्स स्पेसिफिकली हर एक स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होते हैं और किस तरह से वो सेल के थ्रू मूव कर रहे होते हैं. जेनेटिक्स का क्या होता है? जेनेटिक्स कम्स टू गिव यू एन आइडिया ऑफ के जितने भी आपके सेल के अंदर प्रोसेस हो रहे होते हैं डेवलपमेंट से लेके जितनी भी आपकी बॉडी में डिफरेंट स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन होती है, दोज all those processes are triggered by genetics और genetic coding या genetic signaling आप कहते हैं. ठीक है, so this specifically this genetics, this is only studied mostly in the postgraduate level. This is not much considered at the undergrad level. ठीक है, इसमें सबसे ज़्यादा आपका फोकस सिर्फ molecular biology पे होता है.
ठीक है। देन वी कम टू द नेक्स्ट टर्म दैट स्टेट्स बायोकेमिस्ट्री। अब बायोकेमिस्ट्री एक तो आप लोग एज ए सब्जेक्ट अलहदा भी पढ़ते हैं, ठीक है। और बायोकेमिस्ट्री इन ओरल स्ट्रक्चर कैसे होगा कि आपको पता है कि जितने भी स्ट्रक्चर की जब डेवलपमेंट हो रही होती है या किसी भी स्ट्रक्चर का जब ब्रेक डाउन होना होता है तो डिफरेंट केमिकल्स जैसे कि प्रोटीन्स हैं, ठीक है, उनकी इन्वॉल्वमेंट होती है इन द फॉर्मेशन और एनी सॉर्ट ऑफ डिग्रेडेशन, ठीक है। डिफरेंट काइंड ऑफ एंजाइम इन्वॉल्व होते हैं या प्रोटीन मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है, प्रोटीन मैट्रिक्स को बनाने में और मिनरलाइजेशन इनिशिएट करवाने में। तो वो जो सारी स्टडी होती है दैट एक्चुअली कम्स अंडर द हेडिंग ऑफ द बायोकेमिस्ट्री, ठीक है। देन वी हैव द नेक्स्ट टर्म दैट इज ओरल फिजियोलॉजी। तो ओरल फिजियोलॉजी में क्या इंक्लूड होगा कि हाउ डिफरेंट स्ट्रक्चर्स ऑफ योर body they are made up and what sort of physiology or the cell movement is going on within the different processes, ठीक है। जैसे कि आपने अगर सलाइवरी ग्लैंड्स पढ़ा होगा, ठीक है, उसमें स्पेसिफिकली आपने पढ़ा होगा द फिजियोलॉजी ऑफ द सलाइवरी ग्लैंड। उसमें आपके पढ़ते हो कि बेसिकली हाउ द सेल स्ट्रक्चर लुक लाइक्स and how different organelles are present in that structure and how the biochemical reactions or movement of the ions occurs within and within the adjacent cells, ठीक है। so this is what you cover, ठीक है। और उसके अलावा आप देख सकते हैं जैसे आपका टंग का स्ट्रक्चर है, ठीक है, उसकी फिजियोलॉजी क्या होगी कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेस्ट बड्स उसके ऊपर प्रेजेंट होते हैं। तो उसकी जो डिटेल स्टडी होती है कि कौन सा जो टेस्ट बड है वो कौन सी टाइप की जो है वो सेंसेस को रिसीव करता है। तो ये जो सारा रिलेटेड फंक्शन होता है ना, बेसिकली इन्वॉल्वमेंट ऑफ नर्व, फीलिंग ऑफ पेन, सेंसेशन, ये सारी आपकी कवर हो जाती है अंडर द हेडिंग ऑफ द ओरल फिजियोलॉजी। दैट हाउ डिफरेंट सिग्नल्स आर first of all taken from the organ to the brain and how your body is going to respond to it, ठीक है। तो ये जो जनरल फंक्शनिंग होती है फॉर सेंसेशन एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ signaling within the body, specifically the oral region, that is what you call the oral physiology. Then you come to the immunology. Immunology क्या होती है कि whenever there is any sort of a disease or there is any sort of bacteria or virus is going to enter your body, how your normal immune system is going to respond to it, what sort of chemical agents they will be secreted and how they are going to respond to your to the uh, foreign element that has entered into your body, ठीक है। तो ये जो बेसिकली होस्ट और फॉरेन बॉडी के दरमियान जो रिलेशनशिप आप पढ़ते हैं दैट इज नोन एज द इम्यूनोलॉजी, हाउ योर बॉडी इज गोइंग टू रिस्पॉन्ड अगेंस्ट द microorganisms that cause damage to your body. Okay, so that has to do with the immunology or the oral immune system. So these are the different things that you study under the heading of oral biology. आपको specifically बताया नहीं जाएगा, लेकिन अगर आपको इन चीज़ों की समझ आए होगी तो फिर आपको पता चलेगा कि इस स्ट्रक्चर से रिलेटेड जब आप कभी कोई डेवलपमेंट पढ़ रहे हो तो यू कैन say it as the oral embryology or the craniofacial development. Molecular structure जब आप पढ़ रहे हो तो that is the molecular biology. अगर chemical reactions पढ़ रहे हैं आप that is the biochemistry, ठीक है। So these are the different components that we study under the heading of oral biology. Next we come to another important term, ठीक है। आपकी बुक है उसके सामने जो सबसे पहली हेडिंग लिखी हुई है that is the oral histology. So it is very important that whenever you start studying that, you need to have an idea that what does that specific thing or that specific word means and why you need to study that. अगर अब इवन जो आप जनरल हिस्टोलॉजी भी जो पढ़ते हो अंडर द हेडिंग ऑफ एनाटॉमी, ठीक है, उसमें भी आप क्या कर रहे होते हैं कि अंडर द
माइक्रोस्कोप एंड विद डिफरेंट स्टेनिंग आप जो है एक स्ट्रक्चर को माइक्रोस्कोपिक लेवल के ऊपर स्टडी करते हैं, ठीक है। सो इन केस ऑफ द ओरल हिस्टोलॉजी what we do is that we study the oral tissues that includes teeth as well as the oral mucosa, and also how their structural is going to vary according to the function, ठीक है। So this is the basic definition of oral histology: microscopic study of teeth surrounding oral mucosa with its structural variation in relation to the functional requirement, ठीक है। अब ये जो सेंटेंस है इसका क्या मतलब होता है कि आपके जितने भी ओरल स्ट्रक्चर्स हैं, इवन बाकी भी बॉडी के जो स्ट्रक्चर्स हैं, वो बने किस हिसाब से होते हैं, उनका स्ट्रक्चर किस हिसाब से होता है, जिस तरह का उस स्पेसिफिक टिश्यू का फंक्शन होता है। या अगर ऐसा ना भी हो तो अगर जैसे हम पढ़ रहे थे ना पेरियोडोंटल लिगामेंट्स, उनमें हमने क्या देखा कि जब भी ओक्लूजल लोड आता है तो क्या होता है कि पेरियोडोंटल लिगामेंट्स की विड्थ जो है लोड के हिसाब से इंक्रीज कर जाती है। यानी कि फंक्शनल रिक्वायरमेंट की वजह से क्या होता है कि उसमें एक स्ट्रक्चरल चेंज या स्ट्रक्चरल वेरिएशन आ जाती है। सो दीज आर द बेसिक चेंजेस or the normal conditions that we can observe under the microscope, and this is what we study in case of the oral histology, ठीक है। so this is what is the basic of this oral histology or the oral biology, ठीक है। ये सारे जो पढ़ने का मकसद है वो ये होता है, ठीक है। जो टूथ मॉर्फोलॉजी वाला सेक्शन है that will be covered by Dr. Rahila, so she will tell you how and what are the different components that you study in the tooth morphology. So now coming back to this chapter number 1, and we will be covering all these different topics under the heading of chapter 1, that is the structure of the oral tissues. We will be studying about the tooth, its different components, and then we will also describe what are the subcomponents of different hard and soft tissues of the tooth, and also the structures that are surrounding the tooth region, ठीक है। जिसमें क्या क्या आ जाता है, oral mucosa and salivary gland. Then we will want to study the two very important bony structures, both your jaws and the temporomandibular joint, and then we will finally discuss how these tissues, their matrix is laid and how they are mineralized, and then how they degrade over time. So these are all the topics we will be covering in this chapter, and I will try to cover as much as I can. फिर सेकंड लेक्चर देखेंगे, अगर मैडम अवेलेबल हुई डॉक्टर सना तो वही डिलीवर करेंगे, ठीक है। So first of all, coming to the tooth, so one of the very important aspect you need to remember regarding your teeth is that they cover the 20% of the area of your oral cavity, ठीक है, and the rest is covered by the oral mucosa, that is the mucosa of your cheek, your gums, and also the alveolar bone. So it is going to cover the 20% of the area within the oral cavity, and then these are the different hard and soft tissues that you have to cover in detail of the tooth. So dentine and enamel, also cementum. These are the three different hard tissues that are present in your tooth structure, ठीक है। And the soft tissues that you observe within your tissue or within the surrounding of the tissue, they are the pulp, the periodontal ligaments, ठीक है, and the part of the gingiva that is facing the tooth surface. Those are the soft tissue part of your tooth, ठीक है। जो supporting tissues of tooth लिखा हुआ है इसमें
आपके पीडीएल भी आ जाते हैं, सीमेंटम आ जाता है और जिंजिवा आ जाता है, ठीक है, ऑल द जिंजिवल लिगामेंट्स एंड आल्सो द alveolar bone. So enamel, dentine, cementum and alveolar bone, these are all the hard tissues. Pulp, periodontal ligaments and part of the gingiva covering the or surrounding the root surface is the are the soft tissue components. I will try to define and study the very basic properties and functions of all these tissue one by one. ठीक है? So before we go to study on all the individual tissues, this is one of the images that is showing you different components of the tooth. So we have the enamel, ठीक है, ये white वाला जो section है, outermost white section. Then you have the dentine, you have the pulp, जिसमें आप देख सकते हो कि सारी जो nerve supply है वो enter हो रही है. And from here, this is the part where the tooth is going to receive all its nutrition, ठीक है, and all the cellular components. Here then we have the cementum and then the bone. So if you focus on this picture, you have two very important terms that you need to know कि इन दोनों के दरमियान difference क्या होता है. एक तो clinical crown लिखा हुआ है, ठीक है ना, एक anatomical crown है. And if you see the labeling of the clinical crown and anatomical crown, you can easily differentiate. So how can you define the clinical crown? Clinical crown इसलिए कहते हैं because this is the section of the tooth that is visible to you with the naked eye. कि जब भी आप किसी पेशेंट को देखते हो, दैट इज वो क्या होता है कि क्लिनिकली आप एक पेशेंट को ऑब्जर्व कर रहे हो. क्लिनिकली जब आप पेशेंट को ऑब्जर्व करोगे तो सिर्फ आपको क्राउन का वो हिस्सा नजर आता है दैट इज प्रेजेंट अबव द जिंजिवा, ठीक है, एंड ओनली दैट सेक्शन ऑफ द इनेमल. The part of the crown that is clinically visible or visible with the naked eye above the gums, that is known as the clinical crown. Anatomical crown क्या होता है? Part of the enamel or the part of the tooth, part of the crown that is present above and below the gingiva, that is known as the anatomical crown. Because there is some part of the crown, the cemento enamel junction, जो कि आपको visible नहीं होता, ठीक है. So that part is included in the anatomical crown, ठीक है. So this is the basic difference between the clinical crown and the anatomic. So next we move on to study the different so next we go on to study the different components of the hard and soft tissue, and first of all we will be discussing about enamel. So what is enamel? It is the most highly mineralized tissue present in your body, okay. This is a very general property, okay. If you are ever asked about what is enamel, you can say that it is a avascular or acellular hard tissue that covers the crown of the tooth, okay. This is how you can generally describe it, okay. Then you can see that it is highly mineralized or the more highly mineralized tissue of your body. Why it is highly mineralized? Because it is the only structure in your body that has about 96% of the inorganic material or the inorganic component, and rest of the 4% are the non-collagenous proteins and water component, okay. That is only constitute for about 4%, okay. So this is the basic chemical composition of enamel. 96% is inorganic component
It means that it is 96% mineralized. Mineralized किस चीज से होता है? That structure is known as the hydroxyapatite crystal, that is made up of calcium and phosphate. And then is the 4% of the non-collagenous proteins and water. Next point, you can see the ameloblast. Ameloblast are the cells that are responsible for development of enamel. Okay, and once the enamel is completely formed, the ameloblast go under apoptosis. ठीक है, यानी कि they totally degenerate or they become dead. This is the reason why that enamel is a non-vital and insensitive structure. क्योंकि जब उसका सेल जो उसको फॉर्म कर जाते होते हैं, ठीक है, they are dead, so you cannot feel any sort of sensation, and in response to any pressure the enamel is not going to respond through any sort of cellular activity, because the cells that form, they are dead once it is formed. Next, another property of enamel that it can't be replaced and regenerated. ठीक है, इस पॉइंट से थोड़ा सा जो है ना, मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ कि व्हेन इट कम्स टू रीजनरेशन, रीजनरेशन किसी भी स्ट्रक्चर की तब होती है जब उसके इर्द गिर्द या उसके सरफेस के ऊपर उसके जो डेवलपमेंटल सेल्स हैं वो रह जाएं, ठीक है, तब तो उस स्ट्रक्चर की आप रीजनरेशन करवा सकते हो। ठीक है, जैसे कि डेंटिन के केस में होता है कि ओडोंटोब्लास्ट जो हैं they do not degenerate completely, but they become active once there is any sort of external stimulus on the dentin that causes the production of reparative dentin. ठीक है, इसके केस में क्या होता है कि this structure can't be regenerated. This is what you need to remember. ठीक है, regarding replacement, देखो इनेमल जब भी खराब होता है तो it can't be regenerated, but it can be replaced by any sort of a filling or a material. ठीक है, so there are some of the materials that are there to replace it, but its regeneration cannot occur. ठीक है, आप में से अगर कोई कभी डेंटिस्ट के पास गया हो, ठीक है, तो वो क्या करते हैं जी, वो केरीज वाला रीजन रिमूव कर देते हैं, या अगर दांत का इनेमल वैसे वीक होकर टूट जाए तो वो क्या करते हैं कि उसको किसी ना किसी फिलिंग मटेरियल से रिप्लेस कर देते हैं. So this is one of the very important thing or the important difference that you need to remember, that it can be replaced by an artificial material but it cannot be regenerated. Regeneration होती है कि उसी के जो developmental cells हैं वो बिल्कुल exact enamel जैसा एक structure develop कर दें. That is not yet possible, but it can be replaced or it can be repaired by an artificial material. ठीक है, so this is what you need to remember. Then we come to uh, a very slight discussion regarding the development of enamel, that it requires a very high degree of mineralization and complex organization. Why? Because the apatite crystals within enamels, they pack together to create a structure that is known as a rod that are separated by the interrod enamel. ठीक है, so as I have prepared this lecture in a very short time, so I couldn't include the picture of the rod and interrod enamel. ठीक है, अभी आप ये basic properties याद रखें. ठीक है, so if I get a chance to deliver the next lecture, I will try to show how the rod and interrod enamel they look like in the microscopic structure of enamel. ठीक है, then the permeable ठीक है, permeable
ठीक है, then the next hard tissue, that is the dentine. Now we will cover how, what are some of its properties and its different functions. ठीक है, so how you can define a dentine? It's a mineralized, elastic, yellowish white, avascular tissue that is enclosing the pulp. So now regarding the first point, we will try to discuss कि ये आप देखें कि स्ट्रक्चर कैसा है. इट इज मिनरलाइज्ड एज वेल एज इलास्टिक. अब इसका मतलब ये है कि इसकी मिनरलाइजेशन, मिनरल कंटेंट तो है, बट इक्वली देयर इज अनदर कंटेंट that is present in this structure that provides it a slightly elasticity in its structure. ठीक है. So if you go on to study the basic chemical composition of dentine, you will find out that this structure is about, I think, 65 to 67% mineralized. ठीक है, that is the hydroxyapatite content. But about 33% of the dentine, it is made up of different types of proteins. ठीक है, इसमें से राउंड अबाउट 26 to 27% जो है इट कंसिस्ट ऑफ द कोलेजन प्रोटीन. ठीक है, so this that collagen protein is the one that provides this elastic characteristics to the dentine. ठीक है, and it looks like yellowish white and also it has no vascular supply in it. ठीक है, so this is some of the very important feature that you need to remember, जो कि आपको help करेगा differentiate between enamel and dentine. ठीक है, उसमें आपने देखा था enamel was 96% mineralized, dentine is about 67% mineralized. ठीक है, और जो सबसे significant difference है वो ये है कि the dentine is elastic. Why? Because it consists of collagen. दूसरी तरफ enamel जो है it is extremely hard. It means that it doesn't consist of collagen. उसमें सिर्फ non collagenous proteins होते हैं. ठीक है, in case of dentine there is about 25 to 27% of collagen and about 5% of non collagenous protein. ठीक है, इसीलिए अगर किसी भी किस्म की टेंसाइल स्ट्रेस या वर्टिकल फोर्सेस दांत के ऊपर आती हैं तो वो पहले तो एनामल के ऊपर, एनामल देन ट्रांसफर्स दोस फोर्सेस टू द डेंटिन. ठीक है, और डेंटिन क्योंकि इलास्टिक होता है सो इट कैन बेयर ऑल दोस स्ट्रेसेस. अगर ये स्ट्रक्चर जो है डेंटिन वीक हो जाए और इट इज एब्सेंट ड्यू टू एनी सॉर्ट ऑफ एबनॉर्मेलिटी, आपका जो एनामल होता है इट इज, देयर आर वेरी ग्रेटर चांसेस दैट इट कैन इवन ब्रेक डाउन और इट कैन क्रैक. So it forms the very bulk of the tooth structure. That it means that most of your tooth structure is made of dentine. ठीक है, इसमें आपको crown section में भी dentine मिलेगा. ठीक है, even you will study the root dentine. ठीक है, so this is the structure that is present between both your, in your crown section as well as in your root. So this is why it is called that it forms the bulk of your teeth. फिर आपको मैंने बता दिया है कि इट सपोर्ट्स द एनामल. ठीक है, किसी किस्म की जो वर्टिकल या मैस्टिकेटरी फोर्सेस होती उसमें क्या होता है कि एनामल के ऊपर जब भी हैवी फोर्सेस आती हैं तो दोज आर ट्रांसफर टू द डेंटिन एंड एज इट इज इलास्टिक सो इट कैन बियर दोज फोर्सेस and provide resistance to such forces, otherwise the enamel can break down. So ये सारी वही properties की लिखी हुई हैं. So it compensate for the brittleness of the structure. ये last वही point है, ठीक है, the basic definition. Then we come to some more properties जो कि मैं आपको बता भी चुका हूँ. Mineral is hydroxyapatite, calcium phosphate, organic component जो है
उसमें आपको मैंने बताया था कि इट्स 27% ऑफ द सॉरी 27% इज द collagen protein that is basically going to provide elasticity to this structure. Then another very important characteristic feature of dentine is that it consists of closely packed tubules that are traveling the entire thickness, traveling the entire thickness of this structure. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट जो है एक्सटेंशन ऑफ साइटोप्लाज्मिक, ये मैं आपको इमेज दिखाऊंगा, उसमें आपको समझ आएगी. ठीक है, so for right now what you need to remember is that this dentine, it consists of closely packed tubules like that, a tubule like structure that extend to the whole thickness of the dentine. In case of enamel क्या होता है, there is basically very small size crystallites that are arranged along the thickness of the enamel. इसमें क्या होता है, these are tubules, closely packed tubules that are present in the dentine structure throughout its thickness. So the cells that are responsible for the formation of the dentine, these are known as the odontoblasts. Then there are two functions that we can see in the heading of dentine, that is, it is sensitive and it is capable of repair. ठीक है जी. अब ये सेंसिटिव कैसे होता है कि the dentinal tubules, these are basically filled up of dentinal fluid. ठीक है, so if any sort of cold or hot stimulus comes in contact with the dentine, if there is any damage to enamel, ठीक है, कोई भी अगर हॉट या कोल्ड स्टफ है, स्टिमुलस है, वो आपकी डेंटिन को लगता है, की वजह से क्या होता है, दैट कॉजेज द मूवमेंट्स within the dentinal fluids. ठीक है, and those sensations are then felt by the nerves that are present in the pulp. ठीक है, so that is the mechanism of how the sensitivity is felt in your tooth. So this is why this structure is sensitive and it is capable of repair. Why it is capable of repair? That even after formation of dentine, the odontoblast can be seen in the peripheral region. तो जब मैं आपको अभी पल्प का सेक्शन पढ़ाऊंगा, उसमें आपको मैं बताऊंगा कि किस तरह से odontoblast अरेंज हुए होते हैं. ठीक है, and whenever there is any sort of temporary damage to the dentine, the odontoblasts, they become active and they can reproduce the dentine again to compensate for the injury that has occurred to that specific structure. ठीक है, then we come to a soft tissue that is present within the center of the tooth. How we can define it? That is a soft connective tissue. You can also define it as a soft vascular connective tissue that is present in the pulp chamber of the tooth. ठीक है, so it's a soft tissue filling the pulp chamber enclosed by the dentine. Embryonically and functionally, dentine and pulp are connected together. ठीक है, I'll show you the images that will tell you how these two structures are connected to each other. Then we have some very important functions of the pulp. Number one is the formative function. ठीक है, जब जो पल्प होता है, इसकी सराउंडिंग्स में जो है ओडोंटोब्लास्टिक सेल्स प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, so whenever there is any sort of injury to the pulp, that will be received by the nerves that are present in the pulp region. ठीक है, पल्प उसमें फिर क्या होता है कि जो पल्प की पेरिफेरीज के ऊपर ओडोंटोब्लास्ट अरेंज हुए होते हैं, दे कॉज द
सिग्नलिंग एंड द एक्टिवेशन ऑफ दोज ओडोंटोब्लास्ट सेल्स, जिसकी वजह से वो जो ओडोंटोब्लास्ट सेल्स होते हैं दे स्टार्ट रिप्रोड्यूसिंग द डेंटिन. So this is how pulp is involved in a formative function, that it helps in reproduction of the dentin. Then we have the nutritive function. ठीक है. अब आपको पता है कि जितनी भी किसी भी बॉडी के हिस्से में जो भी न्यूट्रिशन आती है और जो वेस्ट रिमूव होता है वो थ्रू ब्लड और नर्व वेसल्स के थ्रू होता है. So this pulp basically it contains all the nerves and or the blood supply of the tooth. So it is basic. This is the bit structure that provides all the nourishment or the nutrition to the individual teeth. Then we have the protective function. अब प्रोटेक्टिव फंक्शन कब होता है? जब भी अब आपको किसी भी एरिया में डैमेज फील हो और उसकी जब आपको पेन फील होती है तो तभी आप उसके रिस्पॉन्स में क्या करते हो, कोई ना कोई ऐसा जो है वो सोर्स यूज करते हो टू गेट रिड ऑफ दैट सॉर्ट ऑफ inflammation or that pain or irritation to your body. Now how this provides, pulp provides a protective function. इसमें आपको मैंने बताया था कि जब भी डेंटिन एक्सपोज होता है तो दैट causes the movement in your fluid that is present in the dentinal tubules. That movement is perceived by the pulp or the nerves of the pulp, and that signal is sent to your brain, and then your brain. अब उसमें क्या होता है कि जब इस तरह की कभी भी कोई सिग्नल जाता है ब्रेन को या नर्व्स में फील होता है तो उसके रिएक्शन में क्या होता है कि जो आपकी नर्व्स हैं दे विल स्टार्ट द प्रोडक्शन ऑफ रेपरेटिव डेंटिन. अब रेपरेटिव डेंटिन क्या करता है कि बेसिकली जो आपकी डेंटिनल ट्यूब्यूल्स की जो ओपनिंग होती है ना उनको ऑक्लूड कर देता है, या वहां पे जाके उनकी जो डायमीटर होता है उसमें जाके उसको ऑक्लूड कर देगा, बेसिकली ब्लॉकिंग द स्टिमुलस दैट कॉजेज द फ्लूइड मूवमेंट. ठीक है. तो उसके बाद आप जितना भी ठंडा गर्म खाते रहो दैट स्टिमुलस कांट कॉज द sensitivity within your tooth, and this is how pulp causes the, or it acts as a protective element in your tooth. ठीक है. So this is one of the very important functions. Next we come to the reparative. ठीक है. ये मैंने आपको protective में ही बता दिया that how this reparative dentin is formed, and it takes the takes either the place of the damaged dentin or it will cause the occlusion of the dentinal tubule, जिसकी वजह से further जो stimulus है it cannot cause the movement of the dentinal fluid. So these are the four basic functions that you need to remember regarding the pulp. ठीक है. नेक्स्ट ये एक हिस्टोलॉजिकल इमेज है. ठीक है. अब इसमें मैं आपको बताता हूँ कि पल्प के अराउंड ओडोंटोब्लास्ट जो हैं वो किस तरह से अरेंज हुए होते हैं. जो सेंटर वाला आपको पार्ट नजर आ रहा है फेजर्ड सा, ठीक है, दिस इज द रीजन ऑफ द पल्प. यहाँ पे लेबल भी हुआ है. ठीक है. उसमें ये मैं एरो हेड से आपको समझाऊंगा. अब ये जो पूरा जो पल्प का रीजन होता है इसमें आपको डिफरेंट रीजन्स पे इस तरह के कुछ स्ट्रक्चर्स नजर आ रहे होंगे थिक से. ठीक है. ये थिक से जो स्ट्रक्चर हैं दीज आर बेसिकली द नर्व्स एंड ब्लड ब्लड एंड द नर्व वेसल्स. ठीक है. जिस तरह से डिफरेंट एरियाज में आपको रैंडमली स्प्रेड हुए हुए जो रीजन नजर आ रहे हैं दिस इज द नर्व एंड ब्लड वेसल्स ऑफ द पल्प. ठीक है. बाकी भी इसी तरह से डिफरेंट सेल्स प्रेजेंट हैं. ठीक है. विद इन दिस रीजन ऑफ द पल्प. ठीक है. और अगर आप पल्प की पेरिफेरी के ऊपर आए
ठीक है, टू कम टू पेरिफेरी ऑफ दिस पल्प। तो यहाँ पे आप देखें कि ये जो एरो हेड है यहाँ पे बिल्कुल इसकी पेरिफेरीज के ऊपर सेल की तरफ आपको जो है वो डायरेक्ट कर रहा है। ठीक है, ये जो सेल्स पूरे पड़े हुए हैं पूरी आप देखेंगे पेरिफेरल रीजन में एक प्रॉपर एक यूनिफॉर्म तरीके से पड़े हुए हैं। ठीक है, होल ऑफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ द पल्प। ठीक है, दीज आर द ओडोंटोब्लास्ट सेल्स। ठीक है, अब होता क्या है कि जब भी किसी किस्म का डैमेज होगा दैट विल बी प्रिसीव्ड बाय द नर्व्स। आपके नर्व्स क्या करेंगी, दे विल पल्प रीजन में दे विल इनिशिएट द एक्टिविटी ऑफ दिस ओडोंटोब्लास्ट। ठीक है, और ये जो ओडोंटोब्लास्ट हैं फिर इस तरह से क्या करते हैं कि नया डेंटिन सिक्रीट करते हैं। ठीक है, और एक और चीज आपको पता होगी दैट द न्यूली फॉर्म डेंटिन इज नोन एज प्रीडेंटिन। ठीक है, इधर अगर आप एरोहेड की पोजीशन देखें तो जब आप ओडोंटोब्लास्ट से बाहर वाली साइड पे जाते हो तो एक लाइट पिंक रीजन है। ठीक है, ये एरिया होता है प्री डेंटिन का, कि जब भी जो नया डेंटिन बनेगा ओडोंटोब्लास्ट की तरफ से उसको आप कहते हो प्री डेंटिन, और वो इस तरह से डिपॉजिट होता है। जो डार्क पिंक कलर है, जो डार्क पिंक कलर दैट इज द मेच्योर डेंटिन। ठीक है, और द ओल्ड डेंटिन दैट हैज ऑलरेडी बीन फॉर्म्ड दैट इज बेसिकली मोर मिनरलाइज्ड। ठीक है, तो ये मिनरलाइजेशन के डिफरेंस की वजह से इस तरह से लाइट और डार्क पिंक स्टेन में जो है आपको इसका डिफरेंस नजर आता है। So this is how it looks like. So when there is any stimulus that is felt within the region of the pulp or any sort of sensitivity, that is first of all felt by your nerves. ठीक है, nerve cells आप किस तरह से response करते हैं, they call the odontoblasts to become active। odontoblastic activity से क्या होता है, न्यू डेंटिन फॉर्म होगा और वो उस तरह से ले होता चला जाता है। दिस यूनिफॉर्म डेंटिन ये क्या कर सकता है कि ये एक तो डैमेज डेंटिन का की जगह पे भी आ सकता है, और दूसरा क्या कर सकता है, इट कैन इवन अपलोड द डेंटिनल टिब्यूल्स, जिसकी वजह से नो मोर फर्दर स्टिमुलस कैन पास एंड नो फर्दर डैमेज कैन बी कॉज टू द डेंटिन स्ट्रक्चर। So this is how all of this mechanism is going to take place। इसके साथ जो एक पिक्चर दी हुई है, ठीक है, वो भी बेसिकली एक ज़्यादा मैग्निफाइड जो है वो इमेज है पल्प और डेंटिन का। ठीक है, ये वाला जो सेक्शन मैंने आपको बताया, ठीक है, इसी सेक्शन को अगर आप दूसरी पिक्चर में देखो जो प्री डेंटिन वाला सेक्शन है, ठीक है, वो मैं आपको इस एरो हेड की डायरेक्शन, ठीक है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द प्री डेंटिन। ठीक है, और इसके नीचे आप देखेंगे जो सेल्स पड़े हुए हैं। ठीक है, इस प्री डेंटिन के नीचे दीज आर द ओडोंटोब्लास्ट सेल्स। ठीक है, सो दिस इज हाउ दे लुक लाइक। ये जो बड़ा से आपको सर्कल इसमें नजर आ रहे हैं ये बेसिकली न्यूक्लियस होता है, ओवॉइड न्यूक्लियस होता है ओडोंटोब्लास्ट सेल्स के। ठीक है, एंड दिस इज हाउ द ओडोंटोब्लास्ट लुक लाइक as they are arranged around the periphery of the pulp। Then we come to another soft tissue that are the periodontal ligaments। ठीक है, इसका आपको मैंने डेफिनेशन जब पीडीएल हमने पढ़ा था उसमें भी बताई थी, स्पेशलाइज्ड सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यू फाउंड बिटवीन द रूट ऑफ द टूथ एंड द एल्वियोलर बोन। ठीक है, सो डेफिनेशन आपने वही याद रखनी, पेरियोडोंटल लिगामेंट्स। ठीक है, फिर उसकी उसने बेसिक प्रॉपर्टीज बताई हुई हैं दैट इट कनेक्ट्स द टूथ इन द जॉ। एट वन एक्सट्रीमिटी पीडियल फाइबर्स आर एम्बेडेड इन द बोन, अदर एक्सट्रीमिटी पे दे आर एम्बेडेड इन द cementum that is basically covering the root। So that is basically the attachment of the periodontal ligaments।
ठीक है, सो आई विल एंड अप माई लेक्चर ओवर हेयर। जो थोड़ी बहुत आपको इमेजेस मैं नहीं दिखा सका, अगर मुझे नेक्स्ट लेक्चर में टाइम मिला तो आई विल डेफिनेटली शो यू। ठीक है, तो जस्ट टू गिव यू अ बेसिक आइडिया, and I will end up this lecture over here. If you have any questions, you can ask. Okay, so this lecture I'll just end it up till here. We will discuss it further if, ठीक है, अगर तो डॉक्टर सना आ जाती हैं फिर वही पढ़ाएंगी। ठीक है, इफ आई गेट अ चांस देन आई विल शो यू, जो आपको एक तो इनेमल में जो इंटर रॉड और रॉड इनेमल है ना, उसका मैं आपको इमेज दिखा दूँ for a better understanding. So any question that you have up till now regarding whatever we have covered today, you may ask in the next 5 to 8 minutes. Any questions? अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन है एक रिगार्डिंग द पेरियोडोंटल लिगामेंट्स। यार इट इज वेरी सिंपल। ठीक है, पेरियोडोंटल लिगामेंट्स क्या होते हैं? दीज आर स्पेशलाइज्ड सॉफ्ट टिश्यू। अगर आपने मेरे लेक्चर जो मैंने पीडीएल पे दिया था ना, उसमें मैंने ज़्यादा एक अच्छी डेफिनेशन आपको बताई थी। दैट वाज स्पेशलाइज्ड सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यू दैट आर प्रेजेंट बिटवीन द रूट ऑफ द टूथ एंड द एल्वियोलर बोन। ठीक है, उसमें होता क्या है कि एक जो है उनके एंड दैट इज एम्बेडेड इन द एल्वियोलर बोन, दूसरा जो उनका फाइबर्स होते हैं दूसरी साइड से दे आर एम्बेडेड इन द सीमेंट ऑफ द रूट। ठीक है, तो ये बेसिक इनकी अटैचमेंट है। बाकी इसको नेक्स्ट लेक्चर में मैं कंप्लीट कर दूंगा, जो भी थोड़ा बहुत सेक्शन रह गया। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है next there is a question that newly formed dentine, newly formed is pre-dentine। बाकी के जो टाइप्स वगैरह रह गई है ना, वो मैं आपको फर्क भी बता दूंगा कि प्री डेंटीन, मेल्टर डेंटीन और जो भी उसकी टाइप्स होती हैं, व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस। बट बेसिकली द फर्स्ट ऑफ ऑल दैट द डेंटीन दैट इज लेड by the odontoblast is the pre-dentine। ठीक है, इनकी सिर्फ मिनरलाइजेशन में फर्क होता है। ठीक है, दैट आई विल डिस्कस इन द नेक्स्ट लेक्चर। जो भी आपकी जो बेसिक टाइप्स है ना डेंटिन की, उसमें मैं आपको लाजमी इसका डिफरेंस बता दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है एनाटॉमिकल क्लिनिकल क्राउन। एनाटॉमिकल और क्लिनिकल क्राउन में आपने डिफरेंस याद रखना है। अगर आप ये वाला इमेज अगर कॉपी कर सकते हो या देख सकते हो, उस पर फोकस करो, उसने बड़ी क्लियर लेबलिंग की हुई है। ठीक है, क्लिनिकल क्राउन को आप देखें उसने कहाँ से मार्क किया हुआ है। दैट इज द पार्ट ऑफ द क्राउन दैट इज बेसिकली क्लिनिकली विजिबल टू यू। आप पेशेंट को कहते हो मुंह खोलें, ठीक है, तो जितने आपको दांत का हिस्सा नजर आ रहा है दैट इज बेसिकली द क्लिनिकल क्राउन। ठीक है, और द पार्ट ऑफ द क्राउन दैट इज ओनली विजिबल टू यू विद naked eye on clinical examination। ठीक है, एनाटॉमिकल क्राउन क्या होता है? ठीक है, एक तो आपका वो जो पार्ट है क्लिनिकल क्राउन प्लस द पार्ट ऑफ द क्राउन दैट इज प्रेजेंट अंडर द जिंजिवा टिल द सीमेंटो इनेमल जंक्शन। ठीक है, वो जो सीमेंटो इनेमल जंक्शन से लेके एक कह लो कि कस्प ऑफ द टिप तक जो क्राउन होता है दैट इज नोन एज द एनाटॉमिकल क्राउन। So this is the basic difference between these two terms। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिगार्डिंग, अच्छा, पल्प। पल्प के रिलेटेड मैं आपको दोबारा से ना ये इसका इमेज दिखा रहा हूँ।
ठीक है, बेसिकली पल्प को आप डिफाइन कैसे करते हो? सॉफ्ट वेस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू that is present in the pulp chamber enclosed by the dentin. This is the basic definition. और इस चैप्टर से रिलेटेड सिर्फ आपको इतना ही याद रखना है, इसकी डेफिनेशन पता होनी चाहिए और इसके सारे बेसिक फंक्शंस पता होने चाहिए। फॉर्मेटिव फंक्शन है, इस इमेज से आपको पता चल जाएगा, मैं बता देता हूँ। ठीक है, फॉर्मेटिव फंक्शन किस तरह से है, किसी भी अगर डेंटिन के पार्ट को डैमेज हो गया तो क्या होगा कि the pulp or the nerve supply of the pulp will cause the activation of these odontoblast cells that are present at the periphery of the pulp. And what they cause, they start the deposition of the newly formed dentin to cover for any sort of damage that has occurred in the dentin. So इस तरह से pulp की जो nerve supply है वो क्या कर रही होती है, odontoblast को activate करके dentin की रिपेयर करवा सकती है। ठीक है, एंड न्यूट्रिटिव फंक्शन इज वेरी सिंपल, कि चूंकि सारी ब्लड सप्लाई पल्प में है, तो एनी सॉर्ट ऑफ एनर्जी और any sort of nutrition that is received to the tooth is or to any part of the tooth is through the pulp. So इस तरह से वो nutritive function कर रहा है। protective function क्या है? ठीक है, protection any sort of damage वो मैंने आपको बता दिया किस तरह से नया डेंटिन बनता है। फिर दूसरा, ये डेंटिन सेंसिटिविटी में कैसे रोल प्ले करता है कि जब भी आपको ठंडा या गर्म लगता है तो वो डेंटिनल टिब्यूल्स के अंदर जो फ्लूइड होता है उसकी मूवमेंट होती है। अगर आपको थर्मोडायनेमिक थ्योरी याद हो ना, वो जो फ्लूइड मूवमेंट होती है दैट इज प्रिसीव्ड बाय द नर्व वेसल्स इन द पल्प। ठीक है, एंड हाउ इट इज गोइंग टू रिस्पॉन्ड टू इट, the pulp will cause the nerve supply within the pulp is going to cause the production of reparative dentin, और वो क्या करता है, it will cause the occlusion of the dentinal tubule, जिसकी वजह से further आपके जो hot या cold stimulus है that cannot cause disruption of the dentinal fluid और the tubule fluid। फिर रेपरेटिव डेंटिन का भी आपको बता दिया, जो न्यूली फॉर्म डेंटिन फॉर्म करता है by activating the odontoblastic activity that is also occurring through the pulp. So these are the functions, these are very interrelated things। ठीक है, अगर आपको एक बात याद रहती है, एक कॉन्सेप्ट उसका याद रहता है, you can easily define the next part. What are the soft tissues in mouth? ठीक है, अब आप सोच लेना कौन कौन से होने चाहिए। सॉफ्ट टिश्यूज जो हैं, एक तो अगर आप सिर्फ टूथ स्ट्रक्चर की बात करेंगे, ठीक है, अगर आप डेफिनेशन पढ़ें तो जिसमें भी लिखा हुआ है ना कि सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यू, इस तरह की डेफिनेशन, दीज आर ऑल सॉफ्ट टिश्यूज। जैसे आपका पल्प है, पेरियोडोंटल लिगामेंट्स, लिगामेंट्स भी है, मसल्स हैं, यू नो दोस कांट बी सेड एज समथिंग वेरी हार्ड। ठीक है, तो आपका पल्प हो गया, पेरियोडोंटल लिगामेंट्स हो गए, गम्स हो गए, ओरल म्यूकोसा हो गया। ठीक है, ठीक है, जो आपकी अंदर वाली चीक्स और गम्स को कवर कर रहा होता है, दीज आर ऑल द सॉफ्ट टिश्यूज। और नुमान रिगार्डिंग इनेमल रॉड और इंटर रॉड, मैंने आपको बताया कि अगर मुझे ये जो आपके दोनों जो क्वेश्चंस हैं, आई विल आंसर देम इन माय नेक्स्ट लेक्चर। रॉड और इंटर रॉड का मैंने आपको बताया है, मेरे पास नेक्स्ट में मैं कोशिश करूंगा, अगर मैंने आपको दिया लेक्चर तो मैं उसका इमेज ले आऊँ एंड आई विल शो हाउ द रॉड एंड इंटर रॉड इनेमल लुक्स लाइक इन द पिक्चर। और अगर लेक्चर में ना ले सका तो देन आई विल ट्राई टू डिस्कस दैट थिंग विद इन द व्हाट्सएप ग्रुप, उसमें मैं डिस्प्ले करके आपको एक आइडिया दे दूंगा हाउ द रॉड एंड इंटर रॉड एनिमल लुक लाइक अंडर द माइक्रोस्कोपिक इमेज। सो टाइम इज ओवर, any sorts of queries you are most welcome to ask now and even in the WhatsApp group. So thank you for your time.